हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रमन सिन्हा के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक लेके आया हूं मुगल काल में हुमायूं के बारे में। अकबर का मैंने पार्ट 5 बनाया, 5 उसका सीरीज बनाया। पांचों में अकबर के बारे में, मुगल काल के बारे में वर्णन किया। लेकिन उसी क्रम में हुमायूं का छूट जाता, छोटा सा उसका चैप्टर है। तो यहाँ से भी देखेंगे हुमायूं से क्वेश्चन पूछना होगा तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। देखेंगे कि हुमायूं से जो मुगल काल से क्वेश्चन आता है उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो देखेंगे, डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे पाएंगे। मुगल काल हुमायूं, पहला जैसे कि हमने आपको बताया बाबर के बारे में। भारत में जो मुगल सम्राट स्थापित करने के समय बाबर को जाता है। बाबर को इसलिए जाता है कि 1526 में बाबर भारत में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करते ही साथ वो युद्ध करता है। कौन सा युद्ध करता है? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ? 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य का प्रभाव बढ़ा। बाबर के बाद उसका बेटा है हुमायूं। तो हुमायूं कौन है? पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हुमायूं जो है वो बाबर का बेटा है। मुगल काल में हुमायूं जो है बाबर का बेटा है। ठीक, एक क्वेश्चन क्लियर ऑब्जेक्टिव। फिर देखिए, कहिए ठीक है, हुमायूं का जो है ये बाबर का पुत्र है और इसका जो है लगभग 47 साल। कहा जाता है हुमायूं जो है ज्यादा दिन तक जी नहीं सका। 47 कहा जाता है कि ये वास्तविकता इतिहास में पन्नों में दर्ज है कि हुमायूं का जो समय रहा वो 47 साल में ही धरती को छोड़ के चले गए। 47 साल ये मेंशन किया, 47 साल। निधन, निधन जो होता है हुमायूं का वो दीन पन्हा, नाम है भवन का, दीन पन्हा भवन से सीढ़ियों से गिरने से होता है। क्वेश्चन पूछेगा मुगल काल का ऐसा कौन सा शासक था जिसका मृत्यु सीढ़ी से गिरने से होता है? तो हुमायूं, हुमायूं की मृत्यु, जो हुमायूं का मृत्यु होता है वो दीन पन्हा भवन की सीढ़ी से गिरने से होता है। ठीक है, तो याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है? मुगल काल का शासक, तो हुमायूं की मृत्यु जो होती है वो दीन पन्हा भवन होता है उसके सीढ़ी से गिरने के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए हुमायूं से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? शासन। कहेंगे हुमायूं का शासन कहां से कहां तक फैला हुआ था? तो मुगल काल में हुमायूं का जो शासन था वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया तक फैला हुआ था। मेंशन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया तक उसका शासन फैला हुआ था। किसका? हुमायूं का। अब आता है युद्ध। देखिए मुगल काल में जो भी शासक आया तो भारत में उसके रजवाड़े या राजपूत शासक या जो भी शासक हुआ करते थे उसके प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, उसके साथ युद्ध हुआ करता था। इसी क्रम में देखिए वो स्थिति जो चल रही थी उस समय दो युद्ध होता है, कन्नौज सूरजगढ़ युद्ध। देखिए होता क्या है कि बाबर जितना प्रभावशाली था हुमायूं उतना प्रभावशाली नहीं हो सका। उसका कारण एक युद्ध से झलकता है। जब आप देखेंगे कन्नौज अथवा बेलग्राम युद्ध, कन्नौज अथवा बेलग्राम का युद्ध पढ़ेंगे युद्ध का टॉपिक में, कन्नौज अथवा बेलग्राम का युद्ध, तो आपको पता चलेगा हुमायूं उतना सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? किसी समय कन्नौज और बेलग्राम का जो युद्ध हुआ था किसके बीच में हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। पहले तो ये जान लीजिए कन्नौज अथवा बेलग्राम का युद्ध किन दो शासकों के बीच में हुआ? तो मुगल शासक हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। ठीक है, अब होता क्या है कि शेरशाह सूरी और मुगल शासक हुमायूं के जब बीच में युद्ध होता है तो हुमायूं जो है निर्वासित हो जाता है। मैंने मेंशन किया होगा, हुमायूं निर्वासित हो जाता है और भाग के कहा चला जाता है हुमायूं? उमरकोट, जो तत्कालीन उस समय के लिए काबुल प्रांत, काबुल प्रांत में सिंध पड़ता है, वही सिंध प्रांत में अमरकोट जो काबुल बोलिए। यानी ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछेगा हुमायूं निर्वासित होकर कहां चला जाता है? तो ऑप्शन काबुल। अगर काबुल नहीं दिया तो सिंध प्रांत, सिंध प्रांत नहीं दिया तो अमरकोट। यानी कि 3 ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है। सबका मीनिंग एक ही है। हुमायूं शेरशाह सूरी से जब युद्ध में वो सक्सेस नहीं हो पाता है तो निर्वासित होता है। तो निर्वासित होकर कहां पहुंचता है? तो काबुल पहुंचता है। ऑप्शन है तो ठीक है, काबुल नहीं है तो अमरकोट किला पहुंचता है, ये भी बोल सकते हैं। तीसरा सिंध प्रांत पहुंचता है। अब देखिए होता है कि शेरशाह सूरी हम बता रहे थे, बाबर का बेटा जो हुमायूं होता है उसका पाला पड़ जाता है शेरशाह सूरी के साथ। ठीक है, शेरशाह सूरी जो था उसको हराता है, निर्वासित करता है और दिल्ली सल्तनत पे अफगान राज्य की पुनः स्थापना करता है। अफगान राज्य ये मेंशन है, अफगान राज्य दिल्ली सुल्तान के रूप में वर्चस्व स्थापित करता है। कौन? शेरशाह सूरी। पाला पड़ गया किससे?
हुमायूं का शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी उसको क्या करता है, निर्वासित करने के लिए मजबूर कर देता है। और इसी क्रम में बिलग्राम अथवा कन्नौज का जो युद्ध होता है, शेरशाह सूरी उभरता है, उदय होता है शेरशाह सूरी का। और उदय होकर उसने क्या किया, अफगान राज दिल्ली सल्तनत पे स्थापित कर दिया। एक्चुअली क्या है कि ये जो है शेरशाह सूरी के बारे में, शेरशाह सूरी जो होता है वो एक महान शासक है। जब पढ़ेंगे बिहार की हिस्ट्री हम जब पढ़ाएंगे उसमें देखेंगे शेरशाह सूरी का नाम शेर खां भी रखा गया था। कहा जाता है शेरशाह सूरी इतने बहादुर थे कि उनका नाम शेर खां रखा गया। जब बिहार की हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। तो क्यों नाम रखा गया, क्योंकि कहा जाता है कि शेरशाह सूरी ने एक बार एक शेर का शिकार कर लिया, टाइगर का शिकार कर लिया, इसीलिए उसका नाम शेर खां रखा गया। अब पढ़े पूछेगा ऑप्शन में शेर खां किसे कहते हैं, तो शेर खां शेरशाह सूरी को कहते हैं। एक बार कहा जाता है शेरशाह सूरी ने टाइगर का शिकार कर लिया, इसी कारण उनका नाम शेर खां की उपाधि लग गया था, शेरशाह सूरी। तो वाजिब बात है, जब वो शिकार कर सकता है टाइगर का, तो हुमायूं का शिकार करने में उसको ज्यादा टाइम तो लगा नहीं होगा, यानी कि उसके लिए टक्कर के लिए काफी अच्छा एक प्रतिद्वंदी था। और इस प्रकार वो क्या देखते हैं, शेरशाह सूरी एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत पे अफगान राज की स्थापना कर देता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। शेरशाह सूरी का क्या बोलबाला रहता है, जब बिहार हिस्ट्री में पढ़ेंगे, रोहतास का किला, रोहतास पड़ता है बिहार में, एक डिस्ट्रिक्ट है रोहतास, वो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है, जबकि हसन खां का भी मकबरा सासाराम में है। तो हसन खां जो थे वो शेरशाह सूरी के कौन थे, ये आप बताइए कमेंट करके। तो ये चीज था। और जानने के लिए हम एक फैक्ट बता सकते हैं आपको यहाँ पे कि शेरशाह सूरी का जो मकबरा था उसका स्ट्रक्चर कैसा था, अष्टकोणीय मकबरा था। 8 कोना यानी अष्टकोणीय मकबरा था। मकबरा का स्ट्रक्चर ऐसा था कि चारों तरफ झील था, एक चबूतरा होता है, चारों तरफ झील, एक चबूतरा, और चबूतरे के ऊपर एक गुंबद बना दिया जाता है, वैसा स्ट्रक्चर होता है। तो अफगान राज में जब पढ़ेंगे तो शेरशाह सूरी का मकबरा भी पढ़ना पड़ेगा। तो बिहार जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि शेरशाह सूरी का जो कार्यकाल होता है 1540 से 1545 का भी होता है एक तरफ, मतलब उसका बिहार में प्रभाव, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आइए सूरजगढ़ा युद्ध। कहा जाता है कि शेरशाह सूरी का उदय होने का कारण उस समय हुमायूं के समकालीन शेरशाह सूरी का उदय का कारण क्या था, मेन कारण था सूरजगढ़ा का युद्ध। ये युद्ध शेरशाह सूरी ने काफी अच्छा मतलब प्रदर्शन किया अपने तरफ से, लीड किया सेना को, काफी अच्छा उसमें हावी रहा। तो ये सूरजगढ़ा का जो युद्ध होता है इसमें उसको क्या मिलता है, शेरशाह सूरी को एक मनोबल बढ़ता है, और इस प्रकार शेरशाह सूरी का बोलबाला हुमायूं के समय हो जाता है। ये है। हाँ भाई हुमायूं के बारे में, हुमायूंनामा पूछेगा उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हुमायूंनामा किसने लिखा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी, गुलबदन बेगम। उसमें क्या है, हुमायूं की जीवनी के बारे में वर्णन किया गया। जीवनी में मोटा मोटी इस बात को मेंशन किया गया, हुमायूं का जो नेचर था वो सॉफ्ट नेचर का था, सॉफ्ट नेचर, विनम्र स्वभाव का। हुमायूं कैसा नेचर का था, जीवनी में कैसा वर्णन है, हुमायूं की जीवनी में यह वर्णन है हुमायूं सॉफ्ट नेचर का था, विनम्र स्वभाव था। तो हमने अभी तक लिखा कि बाबर का पुत्र था, 47 साल जीता है, दिन पनाह भवन में गिरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है दिन पनाह भवन में सीढ़ी में। उसका प्रभाव अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया में रहता है। 2 युद्ध काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके समकालीन में। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध, इस युद्ध में वो भाग के जाता है सिंध प्रांत, काबुल जाता है, अमरकोट चला जाता है, और यहाँ पर अफगान राज की पुनः स्थापना कौन कर देता है, शेरशाह सूरी, जिसे शेर खां की उपाधि दिया गया, क्योंकि शेरशाह सूरी एक बार शेर का शिकार करते हैं, इसलिए उसे शेर खां की उपाधि दिया गया है। शेरशाह सूरी का मकबरा अष्टकोणीय मकबरा होता है, जो बिहार के सासाराम में स्थित है। वो चारों तरफ झील होती है, चबूतरे होते हैं, चबूतरे के चारों तरफ सीढ़ी होती है, उस पे एक गुंबद मकान पे होता है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर मकबरा का ऐसा है, जिसको बोलते हैं मध्यकाल के अफगान स्थापत्य कला, मध्यकाल के अफगान स्थापत्य कला। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, किसने लिखा है हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम। जैसे पढ़े थे बाबरनामा बाबर ने लिखा, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। एक छोटा सा देख लीजिए, कहता है कि हुमायूं की पत्नी, तो लिस्ट देख के आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 पत्नी में इंपॉर्टेंट हमीदा बानो बेगम, ठीक है। इसी से क्या होता है अकबर। मैंने अकबर का सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, 5 सीरीज अकबर का मैंने बताया था, आप जाके देखिए, काफी डिटेल समझा है एक कहानी की तरह, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर,
और अकबर किससे होता है? हमीदा बानो बेगम से, यानी हमीदा बानो बेगम अकबर की मां। ठीक है, इसके अलावा बेगा बेगम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चांद बीबी का चर्चा सुनने को मिलता है। फिर हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी है। महाचुचुक किसकी पत्नी है? हुमायूं की। मिभे जान हुमायूं की पत्नी है। शहजादी खानम किसकी पत्नी? हुमायूं की। इस प्रकार देखते हैं हुमायूं की जिंदगी में उसकी 7 पत्नियों का वर्णन किया हुआ है इतिहास के पन्नों में। तो इससे क्या होगा कि जो भी आप एसएससी की एग्जाम देंगे, ग्रुप डी का देंगे, रेलवे का देंगे, एनटीपीसी का देंगे, यूपीपीसीएस का देंगे, बीपीएससी का देंगे, सब में देखेंगे क्वेश्चन का पैटर्न इसी तरह से आता है। मुगल काल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुगल काल में मैंने ऑलरेडी अकबर कंप्लीट कर दिया, अकबर का 5 सीरीज वीडियो अपलोड कर दिया, बहुत अच्छे ढंग से समझाया, क्वेश्चन कहाँ से आता है वो भी बताया। उसी प्रकार बाबर का सीरीज मैंने अपलोड कर दिया। हुमायूं का सीरीज छूटा हुआ था, छोटा सीरीज है, हुमायूं का भी आज मैंने कंप्लीट कर दिया। हुमायूं के टॉपिक से इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। फिर नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक लेके चलेंगे। ये देखिए और समझिए कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने एग्जाम को में जीएस को बूस्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू।